नमस्कार बच्चों, मैं नीरज नागर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे ओरोवेल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ में हम जो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन हमारे चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11 का। और इसके अंदर हमने जाना कि जो टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू, वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके क्या क्या कार्य करते हैं, उनका निर्माण कौन कौन सी भ्रूणीय कोशिकाओं से हुआ है, इन सब चीजों के बारे में जाना। और साथ में ही हमने मेंढक की बाह्य संरचना जो है, मॉर्फोलॉजी है, उसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया। वहां वर्गीकरण भी जाना कि मेंढक कौन से वर्ग का है, क्या फाइलम है उसका, क्या डिवीजन रहा है, ठीक है, क्या ऑर्डर रहा है उसका, उन सब चीजों के बारे में हमने जाना। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम और हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा कि हमने ये कहा कि इसकी जो आंतरिक संरचना है यानी जो एनाटॉमी है उसके बारे में हम जानेंगे। एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। तो एनाटॉमी के बारे में जानने से पहले एक बात ध्यान रखना बेटा, हमने इसके वर्गीकरण में क्या पढ़ा? कोर्डेटा संघ का प्राणी है। कोर्डेटा संघ में भी वर्टिब्रेटा है और वर्टिब्रेटा में भी एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, ठीक है। तो यानी ये उच्चतम श्रेणी के प्राणियों में आता है। तो उच्चतम श्रेणी के प्राणियों में आने के कारण जो है, जिस प्रकार से हमारे अंदर जितने भी सिस्टम है ना, वो सारे सिस्टम जो है इसके अंदर क्या हो चुके हैं बेटा, पूर्ण रूप से विकसित हो सके। अब हमारे अंदर क्या क्या है और इसके अंदर क्या है, तो इधर ध्यान से सुनना। हमारे अंदर क्या है? पाचन तंत्र है बेटा, पाचन तंत्र है यानी, तो इसके अंदर भी क्या होगा बेटा? पाचन तंत्र होगा। दूसरा श्वसन तंत्र है यानी, श्वसन तंत्र है तो इनके अंदर भी श्वसन तंत्र होगा। तीसरी बात की जाए कि इनके अंदर परिसंचरण तंत्र होता है। हमारे अंदर भी क्या होता है बेटा? परिसंचरण तंत्र होता है, ये लीजिए। फिर इसके बाद यहां बात करेंगे अपन, उत्सर्जन तंत्र होता है। तो इनके अंदर भी उत्सर्जन तंत्र होता है। फिर यहां नेक्स्ट बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र होता है। तो इनके अंदर भी तंत्रिका तंत्र होता है। और लास्ट जो बात की जाएगी, जनन तंत्र के बारे में बात की जाएगी। इसके बारे में बेटा जनन तंत्र के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, और एक बात जानेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं अपन सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेंढक का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा, ध्यान रखना, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में बांटा। कैसे? एक तो हमने किस में बांट दिया बेटा? आहार नाल में। किस में बांट दिया? आहार नाल में बांट दिया, ठीक है, आहार नाल में बांट दिया। और एक जो बांटा पाचन ग्रंथियों में बांट दिया, पाचन ग्रंथियां, ठीक है, ध्यान से सुनना, पाचन ग्रंथियों में बांट दिया। अब आहार नाल की बात करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ, मेंढक कौन सा प्राणी है? मेंढक कौन सा प्राणी है? मांसाहारी प्राणी है या शाकाहारी प्राणी है या सर्वाहारी? सभी को खा सकता है, मांस को खा सकता है या फिर जो है पेड़ पौधों को भी आसानी से खा लेता है। ऐसा है क्या? नहीं। हमको पता है मेंढक कौन सी प्रवृत्ति का बेटा? मांसाहारी प्रकृति का, मांसाहारी प्रवृत्ति का है। तो मांसाहारी प्रवृत्ति के होने के कारण जो है इनकी जो आंत है, आहार नाल जो है, सॉरी,
इनकी जो आहार नाल है वो भी क्या होती है बेटा, आकार में छोटी होती है। साइज क्या होती है बेटा, छोटी होती है। गुरुजी साइज क्यों छोटी होती है, तो याद है इन्हें सेल्यूलोज का पाचन नहीं करना पड़ता। का पाचन नहीं करना पड़ता, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं करना पड़ता, इसीलिए इनकी आहार नाल है ना बेटा, ये भी क्या होती है बेटा, छोटी होती है। जिनको सेल्यूलोज का पाचन करना होता है उनकी आहार नाल क्या होती है बेटा, बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन करने में समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है बेटा, तो इनकी जो छोटी आंत बड़ी आंत जो है वो काफी लंबी होती है, इसलिए आहार नाल भी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेकिन हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक तो कौन से प्रवृत्ति का है, मांसाहारी प्रकृति का, इसीलिए इसकी जो आहार नाल है वो छोटी होती है। लेकिन एक बात याद रखना है आपको, क्या बात याद रखनी है, यदि अगर इसके लार्वा के बारे में बात की जाए, जो टेडपोल लार्वा है बेटा, कौन सा लार्वा बेटा, टेडपोल लार्वा है, इस लार्वे की अगर बात की जाए तो ये लार्वा कौन सी प्रवृत्ति का है, तो याद रखना बेटा शाकाहारी प्रकृति का है। कौन सी प्रवृत्ति का है, शाकाहारी प्रवृत्ति का है, ये आप याद रखना। ठीक है, अब आहार नाल कहां से कहां तक है, तो याद रखना है आहार नाल जो है मुख से लेकर या मुख गुहा से लेकर, मुख कह दो या मुख गुहा से, ठीक है, वोकल कैविटी से लेकर याद रखना अवस्कर तक फैला रहता है। अब ये अवस्कर क्या है, अभी देखेंगे अवस्कर क्या होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, पाचन ग्रंथियों में आ जाओ, तो पाचन ग्रंथियों में एक तो आमाशय होता है, ठीक है, जो आमाशय हम इधर ही पढ़ लेंगे बेटा। एक यकृत होती है, यकृत यानी लीवर, और एक क्या होता है बेटा, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक है, तो तीन ग्रंथियां इसमें पाचन ग्रंथि के रूप में देखने को मिलती है। अब इधर ध्यान से सुनना, हम आहार नाल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। किसके बारे में, आहार नाल। तो आहार नाल के बारे में बात की जाए तो आहार नाल का जो क्रम होगा, क्रम जो होगा वो ध्यान से सुनना। यहां सबसे पहले, चलो एक मिनट, सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से आमाशय, आमाशय के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, आंत आ जाएगी, और आंत जो है वो किसमें खुलेगा, मलाशय में, और मलाशय बाद में कहां खुल जाएगा बेटा, अवस्कर में जाकर खुल जाएगा। अब अवस्कर क्या है बेटा, तो अवस्कर एक ऐसी संरचना होती है बेटा उभयचर के अंदर, जिसके अंदर तीनों के तीनों जो तंत्र है, कौन कौन से तीनों तंत्र, एक तो पाचन तंत्र की बात कर रहा हूं मैं, एक उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहा हूं, और एक जो है जनन तंत्र, ये तीनों तंत्र जो है इस जगह आकर क्या होते बेटा, खुलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये तीनों तंत्र इस जगह आकर खुलते हैं, तो कौन सा भाग है वो कौन सा भाग है, अवस्कर है। ये अवस्कर जो है इन तीनों सिस्टम को यहां जाकर जो है खोलने का कार्य करता है। अब बात करते थे इनमें क्या क्या होता है, तो याद रखना है बेटा, मनुष्य का पाचन तंत्र और मेंढक के पाचन तंत्र में यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसा का ऐसा ही चलेगा। थोड़ा सा मुख में चेंजेस है और अवस्कर तो होता ही नहीं है, इसलिए अवस्कर में चेंजेस देखने को मिले। इधर आ जाइए, मुख के बारे में बात करो तो मुख में क्या होता है, तो मुख में एक तो होता है बेटा जीवा, क्या होती है, जीवा होती है। ठीक है, एक क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां। ठीक है, और क्या होते हैं, दांत होते हैं, क्या होते हैं बेटा, दांत होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, अब लार ग्रंथियां, ये तो याद रख लेना, इनमें लार ग्रंथियां क्या होती है बेटा, एब्सेंट रहती है, याद रख लेना, क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। लार ग्रंथियां तो इनमें क्या रहती है, एब्सेंट पाई नहीं जाती, इसलिए स्वाद का अनुभव भी इन्हें नहीं होता। लेकिन अगर जीवा के बारे में बात की जाए, किसके बारे में बेटा,
जीवा के बारे में बात की जाए तो इनकी जीवा जो होती है ना, ये याद रखना है, जीवा जो होती है वो कैसी होती है, एक मिनट यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा इसे नीचे ले लेते हैं। ठीक है, लाल ग्रंथि ये क्या रहती है बेटा, एब्सेंट रहती है। ठीक है, यहां जीवा के बारे में बात करते हैं। तो जीवा जो होती है बेटा, याद रखना द्विपालिक होती है। कैसी होती है बेटा, द्विपालिक, द्विपालिक। ठीक है, द्विपालिक होने, ध्यान रखना द्विपालिक है, इसलिए ये क्या काम आती है बेटा, शिकार को पकड़ने में, शिकारी को पकड़ने में। ठीक है, शिकारी को पकड़ने में या भोजन को पकड़ने में भी क्या करती है बेटा, सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी कीट को जो है मेंढक किसकी सहायता से पकड़ता है, जीभ की सहायता से पकड़ता है। ठीक है, अब लार ग्रंथि तो इनमें है नहीं। अब दांत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दांत के अगर बारे में बात की जाए तो ध्यान से सुनना बेटा, हमारे दांत जो है वर्ष में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, लेकिन इनके दांत जो है ना बेटा बहुत बार आते हैं, इसीलिए ये कौन से होते हैं, बहु, कैसे होते हैं, बहुबार दंती, दंती। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, पॉलीफोएडोंट। दूसरी बात याद रखना है, दूसरी बात क्या याद रखोगे कि इनके दांत जो होते हैं ना, जैसे हमारे दांत तो विभिन्न प्रकार के, 4 प्रकार के हम पढ़ते हैं हमारे दांतों को, लेकिन इनके दांत एक जैसे होते हैं आकार में। ठीक है, अपने चौनक, अग्र चौनक ऐसे अलग अलग भागों में हम बांटते हैं, लेकिन इनमें जो है बेटा एक ही प्रकार का, यानी ये समदंती होते हैं। कैसे होते हैं, समदंती। ठीक है, इसे हम कहते हैं होमोडोंट। याद रखना कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। और एक और बात याद रखनी है आपको, क्या याद रखोगे कि हमारे दांत जबड़े के अंदर धसे हुए रहते हैं, जबकि इनके दांत जो है वो जबड़े पे चिपके हुए रहते हैं। इसीलिए ऐसे दांत को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्रोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्रोडोंट के नाम से जानते हैं। तो विशेष बात, तो यहां हमारे को देखने को मिलेगा कि ये चीजें जो है मुख के अंदर चेंजेस देखने को मिल रही है। जीभ अलग है हमसे, दांत अलग है हमसे, जस्ट उल्टे हैं सारे के सारे मामला। लार ग्रंथि हमारे अंदर होती है जबकि इनके अंदर नहीं होता। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना। अब यहां से मुख से ग्रसनी तक आया, ग्रसनी से आमाशय के अंदर आ गया। अब आमाशय की बात सुनना बेटा ध्यान से। आमाशय में क्या होता है, हमारे आमाशय में क्या होता है। ठीक है, हमारे आमाशय में गुरुजी HCl होता है। ठीक है, और क्या होता है, तो और जो वह पेप्सिनो, हाँ एक होता है पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन होता है, तो पेप्सिनोजन होता है, इधर ध्यान से सुनना। तो HCl हमारे अंदर भी है, इनके अंदर भी है। ठीक है, और इनके रस को क्या कहते हैं बेटा, आमाशय में पाए जाने वाले रस को क्या कहते हैं, जठर रस। क्या कहते हैं, जठर रस। तो याद रखना इनके रस को भी क्या कहते हैं बेटा, जठर रस के नाम से ही जानते हैं। ये विशेष तौर पर याद रखोगे, क्या है, जठर रस। ठीक है, याद रखना। और एक कैसी प्रवृत्ति का होता है, तो याद रखना अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है बेटा, अम्लीय होता है। ठीक है, अब जो है यहां से, ठीक है, अब यहां से जो है ये भोजन कहां निकले। हाँ अच्छा, एक बात और याद रखना, क्या याद रखना, आमाशय में जो अर्धपचित भोजन है, यानी जिसका पाचन नहीं हुआ है, अर्धपचित भोजन, आधा पच गया लेकिन आधा नहीं पचा, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, याद रखोगे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कायम। अब ये कायम जो है पेशनी से होते हुए, कहां से बेटा, पेशनी से होते हुए, याद रखना है
पेशणी से होते हुए, ठीक है, पेशणी से होते हुए कहां चला जाएगा बेटा, यह कहां चला जाएगा, आंत में पहुंच जाएगा। यह विशेष तौर पे याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां आंत के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। छोटी आंत, अब ये छोटी आंत क्या है मामला। छोटी आंत जो है, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाया करता है। जो भोजन का जो पूर्ण पाचन है, हमारे अंदर भी भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। तो यहां भी भोजन का क्या होता है बेटा, पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, यानी संपूर्ण पाचन, भोजन का क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है। और क्या होता है बेटा, तो देखो बेटा, हमारे आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, रसांकुर या शुष्मांकुर होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा कि भोजन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सबको क्या कर लेते हैं बेटा, खींचकर रक्त में ट्रांसफर कर देते हैं। सेम ऐसा काम इनमें होता है बेटा, इनमें भी क्या पाए जाते हैं, छोटे आंत में रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं, रसांकुर, याद रखना। और क्या होता है, यानी रसांकुर या शुष्मांकुर एक ही बात है, शुष्मांकुर, ठीक है, रसांकुर या शुष्मांकुर, जो क्या कार्य कर रहा है बेटा, अवशोषण का कार्य कर रहा है। याद रखना, अवशोषण का कार्य कर रहा है। तो अवशोषण का कार्य कौन कर रहा है बेटा, रसांकुर अवशोषण। तो अवशोषण कार्य हो कहां रहा है, छोटी आंत में अवशोषण का कार्य हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, यह है अवशोषण का कार्य करने से पहले हमें भोजन में से क्या क्या निकालना पड़ेगा, भोजन में से वसा निकालनी पड़ेगी, भोजन में से जो है हमको ये कार्बोहाइड्रेट निकालना पड़ेगा, भोजन में से हमको जो है प्रोटीन निकालनी पड़ेगी, विटामिन निकालने पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो ये एंजाइम छोटी आंत में आते कहां से हैं, तो याद रखना दो ग्रंथियां हैं, ठीक है, दो ग्रंथियां हैं। एक यहां यही बात देता हूं मैं, दो ग्रंथियां हैं, एक तो यकृत ग्रंथि और एक क्या है बेटा, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। ठीक है, याद रखना, ये लीजिए। अब यकृत ग्रंथि है, ठीक है, तो यकृत ग्रंथि के रस को क्या कहा जाता है, तो हम देखो बेटा, यकृत ग्रंथि का रस कहां इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो इनका रस भी कहां इकट्ठा होगा, पित्ताशय में। तो इसीलिए इससे क्या कहते हैं बेटा, पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पित्त रस के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इसे बील जूस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बील जूस के नाम से जानते हैं। तो इस बील जूस में होता क्या है, इस बील जूस के अंदर है ना बेटा, एक तो होता है बेटा पित्त लवण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पित्त लवण, और अधिकांश मात्रा में इसके अंदर जल होता है। और एक और क्या होता है बेटा, बिलीरुबिन होता है। ये क्या होता है बेटा, ठीक है, यह बिल जूस को कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। और इसका निर्माण जो है किससे होता है बेटा, आरबीसी से होता है। किससे होता है बेटा, आरबीसी से इसका निर्माण होता है, और ये इसको बिल जूस को कलर प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में बात करें। तो अग्नाशय के अंदर पाए जाने वाले रस को हम क्या कहते हैं बेटा, अग्नाशयी रस कहते हैं, पैंक्रियाटिक रस कहते हैं। रस के नाम से जानते हैं। और ये अग्नाशयी रस इसमें क्या क्या होता है, इधर ध्यान से सुनना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अग्नाशयी रस में होता क्या क्या है, तो एक तो होता है बेटा एमाइलेज। क्या होता है बेटा, एमाइलेज, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। इस लाइपेज के द्वारा ही क्या होता है बेटा, इमल्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, इमल्सीकरण का मतलब होता है बेटा
कि बड़े बड़े जो वसा के जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को, उन अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है बेटा? लाइपेज करता है। और एक होता है ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। तो ये तो किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का पाचन। और ये किसका पाचन कर रहा है बेटा? ये किसका पाचन कर रहा है? तो याद रखना, यह जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, या ग्लूकोज लिख सकते हो आप। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यह अग्नाशय में देखने को मिलता है। हाँ, इसका रस, छोटे हाथ में जो रस पाया जा रहा है, यानी ये रस कौन सी प्रवृत्ति का होता है? तो याद रखना, प्रवृत्ति याद रखना है, इनके अंदर जो रस निकल रहा है, ये कौन सी प्रवृत्ति का है? सारे प्रवृत्ति का है। कौन सी प्रवृत्ति का? सारी प्रवृत्ति का है। याद रखना है, यह रस कौन सी प्रवृत्ति का? सारे प्रवृत्ति का। इस कारण से आमाशय से जो रस, आमाशय से जो कायम आएगा, वो कायम कौन सी प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का। और इसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है? सारे प्रवृत्ति का। तो आंत में जो भोजन की प्रवृत्ति होगी, वो कौन सी होगी बेटा? उदासीन होगी। आंत में भोजन की प्रवृत्ति जो है, वो कौन सी हो गई? उदासीन प्रवृत्ति का हो गया। याद रखना, कौन सी प्रवृत्ति का हो गया? उदासीन प्रवृत्ति का हो गया। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, कौन सा? ये एक डायग्राम दे रखा है, इधर ध्यान से सुनो। ये डायग्राम में यहां देख रखा है, देखो बेटा, सबसे पहले लीवर हो गया, ठीक है, ये लीवर है, ठीक है, स्टोमस हो गया, है ना, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये है, यहां नहीं दे रखी, इधर ध्यान से सुनो। ये देखो, ये विशास है, ये दे रखा है, ठीक है। ये कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये है कौन सी है बेटा? ये कौन सी है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां दे रखा है। ये लीजिए, ये दे रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन दे रखी है, ठीक है। और यह वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपको देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा बेटा? अवस्कर कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा बेटा? अवस्कर कहलाएगा। विशेष ध्यान रखना, ये रहा अवस्कर, है ना, कोक्लिया, ठीक है। और ये है अवस्कर गुहा या अवस्कर छिद्र कहलाएगा, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा और क्या क्या? हार्ट दे रखा है, लंग्स दे रखे, तो कहीं काम की है नहीं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना, ये क्या चीज होती है? फैट बॉडीज क्या होती है इसके अंदर? तो फैट बॉडीज के बारे में बात याद, देखो यहां ये दे रखा है। फैट बॉडीज होती क्या है? इधर ध्यान से सुनना, ठीक है। फैट बॉडी जो होती है बेटा, यह इसके अंदर, शरीर के अंदर जो है, वसा को स्टोर रखती है। वसा को क्या करती है बेटा? संग्रहित रखती है, ठीक है, ठीक है। वसा को क्या रखती है? संग्रहित रखने का कार्य करती है। जो किस में काम आता है बेटा? याद रखना है, क्या काम आता है? एक तो जनन मार्ग, जनन, ठीक है, जनन के काम आता है, ठीक है। और एक किस काम आता है? याद रखना है आप, ठीक है, तापमान नियंत्रण के। क्या याद रखोगे? तापमान नियंत्रण के, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। वसा का जो फैट बॉडीज होती है ना बेटा, ये वसा को स्टोर रखती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या रखती है? वसा को स्टोर। जो क्या क्या काम आती है? जब जनन प्रक्रिया होती है ना बेटा, तब ये वसा को क्या कर देती है बेटा? छोड़ देती है गठन के लिए, ताकि ऊर्जा मिल सके और जनन प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। और एक और ताप का नियंत्रण करते हैं। जैसे शीत मौसम में जब शीत निष्क्रियता कर रही होती है, उस समय जब लंबे समय तक इसे भोजन नहीं मिल रहा होता है, तो ये ताप का नियंत्रण कैसे करते हैं? इस वसा को क्या कर देते बेटा? इस वसा का क्या कर देते? अपघटन कर देते, जिससे इसमें से उष्मा निकलती है, उससे ताप का क्या हो सकता है? नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना। बाकी सारी चीजें हमने इंटेस्टाइन बता दिया आपको, ठीक है, और रेक्टम बता दिया आपको, ठीक है। और इसके अलावा तो कोई ऐसी चीजें इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये किडनी है, यूट्रस है, ये अलग पार्ट है। जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे वहां हम विस्तार से जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। लीवर के बारे में आपको बता दिया, लीवर, और इसके अलावा तो और कोई चीज हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। मुख गुहा है, मुख गुहा यहाँ नहीं बनाई हुई है एनसीईआरटी में। ये हमारा थोड़ा सा विस्तृत, इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से समझाने के लिए हर चीज को एक 3D डायग्राम के माध्यम से इसको भी यहाँ बनाया हुआ है। इसे आराम से देख लेना, एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, ठीक है।
अब बात करें, ये हमारा हो गया बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, एक कलर चेंज करना, ठीक है, किसके बारे में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, या हम कह सकते हैं श्वसन तंत्र की, श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब श्वसन तंत्र के बारे में बात की जाए तो इनके श्वसन अंग जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं बेटा, यानी ये तीन जगह से क्या कर सकते हैं, आसानी से सांस ले सकते हैं। एक तो होता है मुख गुहा, कहां से बेटा, मुख गुहा से, ठीक है, वोकल केविटी से, ठीक है। एक त्वचा से या स्किन से, और किससे ले सकते हैं, लंग से, फेफड़ों से, ठीक है, फेफड़ों से, लंग से ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक बात और याद रखना, टेडपोल लार्वा जो है ना, इसका अलग ही खेल चलता है बेटा। टेडपोल जो लार्वा है, टेडपोल लार्वा जो है ये किसके द्वारा लेता है, तो याद रखना है यह गिल्स द्वारा लेता है, ठीक है, किस द्वारा लेता है, गिल्स या क्लोम द्वारा। तो ये इसका अलग ही खेल चलता है, ये किसके द्वारा ले रहा है, गिल्स या क्लोम द्वारा लेता है। अब इधर आ जाओ वापस, ठीक है, इन तीनों की सहायता से, ठीक है, हाँ, त्वचा के द्वारा शोषण ले सकता है, मुख के द्वारा ले सकता है, और वायवीय शोषण जो करता है ये वायवीय शोषण, वायवीय शोषण जो करता है बेटा, ये वायवीय शोषण किसके द्वारा करता है, फेफड़ों के द्वारा करता है, ठीक है। इसके बाद त्वचा के द्वारा भी कर सकता है, मुख के द्वारा भी कर सकता है। लेकिन दो बातें आपको याद रखनी है, जब मेंढक है ना बेटा, जब मेंढक जब स्थल पर रहे, कहां रहे, स्थल पर रहे, तो याद रखना ये तीनों अंगों की सहायता से, तीनों श्वसन अंगों से ये क्रिया कर सकता है। और ये भी अगर ये किसके बारे में बात की जाए, ये भी अगर यह जल में रहे, कहां रहे बेटा, मेंढक जल में, या शीत निष्क्रियता कर रहा हो, या फिर जो है ग्रीष्म निष्क्रियता कर रहा हो, उस समय याद रखना है ओनली यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। याद रखना, किसके द्वारा शोषण करता है बेटा, त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो ये जरूर याद रखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लार्वा अलग से करता है, लार्वा गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा करता है, ठीक है। बाकी इसके तीनों अंग जो है, यानी मुख की सहायता से भी, मुख गुहा की सहायता से भी शोषण कर सकता है, ठीक है, त्वचा द्वारा भी कर सकता है और फेफड़ों द्वारा भी कर सकता है, ठीक है। एक और बात, जब मेंढक स्थल पर रहता है तब तो तीनों प्रकार से शोषण कर सकता है, लेकिन जल में या शीत निष्क्रियता, भूमि के अंदर रह रहा है ना बेटा, तो भूमि के अंदर रह रहा है, या तो शीत निष्क्रियता दशा रहा होगा या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता दशा रहा होगा, उस समय ये जो शोषण क्रिया करता है वो ओनली किसकी सहायता से करता है बेटा, याद रखना, त्वचा की सहायता से करता है, ठीक है। तो आज जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। धन्यवाद।